हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चैप्टर 1 पावर शेयरिंग आपने पढ़ा है और सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको समझा है? क्योंकि अगर आपने पावर शेयरिंग नहीं समझा तो चैप्टर 2 फेडरलिज्म भी आपकी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 को स्टार्ट करिए, पढ़िए, समझिए। वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, क्योंकि इस चैप्टर 2 में फेडरलिज्म में बहुत बार आपको पावर शेयरिंग सुनने को मिलेगा। स्टार्टिंग में ही लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी कि वही पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल डिवीजन होता है पावर्स का डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसीज के अंदर, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर हम इसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के ऊपर जिक्र करने वाले हैं, इसे समझने वाले हैं, जिसको कॉमनली फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म को हम जनरल टर्म्स में भी समझेंगे और बाकी सारे इसके बचे कुछ जो चैप्टर है इसके अंदर हम फेडरलिज्म से जुड़ी हुई थ्योरी और प्रैक्टिस जो कि इंडिया में अपनाई जाती हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हम एक डिस्कशन करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो फॉलो किए जाते हैं पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स के द्वारा, जो कि फेडरलिज्म में यूज की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड फिर जब चैप्टर का एंड होगा ना, तब तक वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट अ न्यू एंड द थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फिर इसके बाद हम ये लोकल गवर्नमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था एक ओवरव्यू। चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, पावर शेयरिंग की तरह। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो चलो पीछे चलते हैं। पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और हमें वहीं दोबारा पहुंचना पड़ेगा कि हमने एक कॉन्ट्रास्ट देखा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। देखा था ना? नहीं देखा दोबारा कह रही हूँ, चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लो। आपको याद आ रहा होगा कुछ चेंजेस जो कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को कम करा जा सके और रीजनल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स मिल सके। ऐसा हमने बेल्जियम के केस में देखा था। तो रीजनल गवर्नमेंट्स जो बेल्जियम के अंदर थी ना, उनके अंदर क्या हो गया, उनके अपने रूल्स हो गए और पावर्स हो गई। बट ये सारी जो पावर्स थी ना, जो गवर्नमेंट को दी गई थी, वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटाई जा सकती थी, विड्रॉ की जा सकती थी, छीनी जा सकती थी। तो इसी वजह से एक चेंज आया था 1993 में, was that कि रीजनल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई थी। एंड यहाँ पर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर रीजनल गवर्नमेंट डिपेंड नहीं करती थी। ठीक है, और इस प्रकार से बेल्जियम ने शिफ्ट किया था यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। अब आप कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है मैडम? फेडरल तो हमें पता नहीं है, लेकिन फेडरल आप इस चैप्टर में बताओगे। बट ये यूनिटरी क्या है? तो यूनिटरी, आपने सुना है यूनिट या यूनी यानी कि वन। यूनिटरी मतलब पावर्स सिर्फ किसी एक के हाथ में है, यानी सिर्फ सेंटर के हाथ में। लेकिन जब हम फेडरल फॉर्म में आएंगे तो पावर सेंटर में भी होगी, स्टेट में भी होगी, और कुछ लोकल बॉडीज के हाथ में भी होगी। तो कुछ इस प्रकार का केस था बेल्जियम का। अब देखिए श्रीलंका को। तो श्रीलंका के अंदर क्या होगा? A unitary system where the national government has all the powers। यहाँ पर श्रीलंका ने कुछ अच्छा निर्णय नहीं लिया था, ये चैप्टर 1 में हमने देखा था। ठीक है, इसने क्या किया, यूनिटरी सिस्टम को अपनाया, जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट थी, उसके पास सारी पावर्स आ गई। तमिल लीडर्स क्या चाहते थे कि श्रीलंका को फेडरल सिस्टम बना दिया जाए, ऐसा तमिल लीडर्स चाहते थे। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ? फेडरलिज्म एक इस प्रकार का सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है
वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और बाकी छोटी छोटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं कंट्री की उसके बीच में। यही होता है हमारा फेडरलिज्म। मैं मार्क कर देती हूँ और आप इसको याद कर लीजिएगा अपने पेपर के हिसाब से। So what is federalism? Yeah, define federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of country। हो गया। यूजुअली एक जो फेडरेशन होता है उसके अंदर यूजुअली मतलब ज्यादातर दो प्रकार यानी दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। एक लेवल होता है जो पूरी इंटायर कंट्री के लिए होता है। सपोज इंडिया की अगर बात करूं, इंडिया अगर एक फेडरल कंट्री टाइप्स है तो इंडिया में दो प्रकार से दो लेवल हैं गवर्नमेंट के फेडरलिज्म को लेते हुए। कैसे? एक वो सरकार जो इंटायर कंट्री के लिए है, जो दिल्ली से अपनी चल रही है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी सरकार जो कि स्टेट में चलती है, जैसे एमपी की अपनी सरकार, यूपी की सरकार, राजस्थान की सरकार, तमिलनाडु की सरकार। तो ये सरकारें अलग अलग हैं, इनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये निर्णय कुछ सब्जेक्ट्स पे लेती है जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो राजस्थान की सरकार अपने राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो और सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि मत करो, ये करो, वो करो, तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बांट दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट पे पॉलिसी बनाने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को है, इन सब्जेक्ट्स पे पॉलिसी बनाने का हक किसको है? राज्य सरकार को है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे पॉलिसी बनाने का हक दोनों को है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीजों को किया गया है। और जो दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोविंस यानी स्टेट लेवल पे होती हैं, जो ज्यादातर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ सब्जेक्ट का आपको। अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर स्टेट की अपना अलग डिफेंस मिनिस्टर होता है। नहीं, अपने एक मतलब अलग अलग डिफेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, और हमारी पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री को कंट्रोल किया जाता है सेंटर के द्वारा, पूरी इंडिया की। ऐसा नहीं बोलते हैं कि भैया केरला की डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसे नहीं बोलते, इंडिया की डिफेंस। ठीक है, और वहीं अगर बात करी जाए पुलिस की, तो पुलिस तो हर जगह की अलग होती है। आपने देखा है एग्जाम भी अलग अलग होते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम, एमपी पुलिस के एग्जाम, केरला की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस प्रकार से हमें सुनने को मिलता है। तो यहाँ आपने देखा होगा अंतर। लेकिन ऐसा मत समझना कि सेंटर पावरफुल है या स्टेट पावरफुल है। दोनों ही के पास पूरी पावर्स होती है कि वो इंडिपेंडेंट हैं और अपने अपने लेवल पे एंजॉय करती हैं अपनी अपनी पावर्स को। यहाँ आपको ये बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं दिख रहा? बोल भी रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट? इज इट यूनियन, फेडरल और सेंट्रल? क्या बोलेंगे? इंडिया की जो सरकार है वो कैसी है? तो देखो अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, चैप्टर में समझाया था, बहुत सिंपल है। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, फेडरल कंट्री है, क्योंकि ये अपनी पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल लेवल पे भी, और प्रोविंसेस को भी अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक फेडरल स्टेट हुई। इस मैप को आपको काफी ज्यादा ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद इस वर्ल्ड मैप में देखो कि सिर्फ 25 जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की, 193 कंट्रीज के बीच की यही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। मतलब आपको जो ये रेड रेड हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो रेड है, ये सारी फेडरल कंट्रीज हैं जिन्होंने फेडरल जो तरीका है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो अपना रखा है। लेकिन इतनी कम कंट्रीज, मतलब 193 में से सिर्फ 25 ने ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया है। लेकिन उसके बावजूद 40% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन फेडरल पॉलिटिक्स
सिस्टम को ही अपनाती है, क्योंकि ये ज्यादातर बड़ी कंट्रीज है, कनाडा, यूएसए, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ब्राजील, भैया इंडिया को कैसे भूल गए पॉपुलेशन के मामले में, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, नाइजेरिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, रशिया, मलेशिया, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप। तो वो एक्सेप्शन ये है कि एक इस प्रकार की कंट्री है जो कि काफी पॉपुलस है लेकिन वो रेड नहीं है। तो वो कौन सी कंट्री है? सोचो सोचो, नाक में दम कर देता है वो, बहुत ही अड़ियल कंट्री है, कोई और नहीं, अपना ही पड़ोसी है, ये रहा चाइना। रंगा हुआ नहीं है ना लाल, ले तुझे रंग देते हैं काले से। तो ये है चाइना। चाइना फेडरल सिस्टम को नहीं अपनाती, क्योंकि नाम तो इसका चाइना है, सी से ये शुरू होता है, लेकिन ये फेडरल सिस्टम ना अपनाते हुए क्या करता है, सारी पावर को अपने हाथों में लेके रखता है और ये यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाए हुए है। और तो वैसे बोले सी से चाइना, सी से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है जो आपस में ही वोटिंग कर देती है। यहाँ पर डेमोक्रेसी भी कहने की, नाम की डेमोक्रेसी बोलते हैं, कोई डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है। तो मैंने आपको दो बात बता दी, एक जो यहाँ पूछी गई है कि जो चाइना है वो यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम पे वर्क करती है, ना कि एक फेडरल नेशन है। दूसरा, यहाँ बोलने की डेमोक्रेसी है। आज के टाइम पे भी न्यूज में काफी चल रहा है, चाइना ने बोला है कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, मैं हूं, मतलब चाइना है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन हम ही जानते हैं ग्राउंड लेवल पे चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। इस सेंस में अगर हम देखें तो फेडरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है यूनिटरी गवर्नमेंट के। फेडरेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इसके अंदर या तो एक ही लेवल होता है सरकार का जो कि होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अगर और दूसरी यूनिट्स बनाई गई हैं तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन वही फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये काम करना ही है। स्टेट गवर्नमेंट आजाद होते हैं, उनके पास अपनी आजादी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई बात माने या ना माने। यहाँ पर दोनों ही जो सरकारें हैं अपने अपने राइट्स में, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम कर सकती हैं, अपने राइट्स को एंजॉय कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मजबूर नहीं होती है। दूसरी चीज, ये आंसरेबल एक दूसरे के प्रति नहीं होती हैं, ये आंसरेबल होती हैं टू द पीपल, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। और डेमोक्रेसी की परिभाषा आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स को फेडरलिज्म के। तो बहुत ही इजी है, आप अब तक काफी सारी चीजें मेरे साथ पढ़ चुके हैं, वही सारे फीचर्स हैं। पहला ये कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं, टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल बॉडीज होती हैं। दूसरा, जो ये डिफरेंट लेवल हैं सरकार के, वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, पर इनका अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है। मैं समझाऊंगी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, जैसे कि लेजिस्लेशन के मामले में, नीति बनाने के मामले में, या टैक्सेशन के या एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। देखो, पहले तो ज्यूरिडिक्शन इस प्रकार से समझो कि मतलब एक एरिया निर्धारित कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी, अपनी पॉलिसीज इसी एरिया में चला सकते हो। जैसे मान लो अलग अलग, जैसे यूपी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई पॉलिसी बनाई तो वो पॉलिसी यूपी के लोगों के लिए होगी, एमपी के लोगों के लिए नहीं। एमपी के लोगों के लिए एमपी के जो शिवराज सिंह चौहान है ये बनाएंगे। तो इस प्रकार से इनका ज्यूरिडिक्शन यहीं तक है। जैसे कि एक कोई थाना मान लो, कोतवाली मान लो, या कुछ भी पुलिस स्टेशन मान लो, तो उनका अपना एरिया होता है। कई बार अगर आपने कोई एफआईआर करवाई हो या कोई किसी भी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना हुआ होगा, तो वो पूछते हैं कि आप जो ये एफआईआर करवा रहे हो इसकी चोरी किस एरिया में हुई थी, और जिस एरिया में हुई होती है तो वो बोलते हैं कि उसी एरिया के थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या कुछ भी इस प्रकार का।
क्योंकि ये भी बटे हुए हैं, किसके अंदर में कौन सा एरिया आ रहा है वो वहीं तक की चोरियों को देखेगा, वहीं तक के क्राइम्स को देखेगा। कुछ इस प्रकार से ये होता है ज्यूरिडिक्शन, समझ गए, एक पर्टिकुलर एरिया का। अब देखियो ये जो ज्यूरिडिक्शन है ना, हर सरकारों का, चाहे स्टेट का हो या राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, केंद्र का, ये बिल्कुल संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकार आके इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, संविधान में लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई चेंजेस लेके भी आने हैं फंडामेंटल प्रोविजंस के अंदर संविधान में, तो कोई भी सरकार, केंद्र या राज्य सरकार, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही चेंजेस नहीं कर सकती। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई चेंजेस करने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार का कंसेंट चाहिए ही होगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान को बनाया गया है। अदरवाइज क्या होगा, सेंटर पे जो पार्टी है वो तो अपनी मन मर्जी चलाएगी। इसलिए इस प्रकार का संविधान हमारे लोगों ने उस टाइम पे ड्राफ्ट किया था। बताओ कितने ज्यादा अक्लमंद हैं वो लोग जिन्होंने हमारा ये संविधान बनाया। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा है। और तो और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो कोर्ट्स के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं संविधान को और पावर्स बता सकते हैं अलग अलग लेवल की सरकारों को। एंड जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो एक्ट करेगा एक अंपायर के तौर पे, अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाती है सरकारों के बीच में पावर्स को लेते हुए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर स्टेट को कोई बात पसंद नहीं आई सेंटर की तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर लेवल के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के तहत कि कहाँ से कौन रेवेन्यू उठा सकता है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग एरियाज हैं जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू ले सकती है या जहां से स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू ले सकती है। अब सेवेंथ फीचर है कि जो फेडरल सिस्टम है दस है डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ये, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। मतलब इसको एक तो यूनिटी भी बना के रखनी है भाई, ठीक है, और दूसरी तरफ यूनिटी के साथ साथ हर अलग अलग स्टेट का, हर रीजन की जो अपना कल्चर है उसको भी बचा के रखना है। और इसीलिए हम इंडिया को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप केरला चले जाओ, आपको कुछ अलग ही नज़ारे दिखेंगे, राजस्थान में बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अलग, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग, यूपी का अलग, एमपी का अलग, हर जगह अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। एंड इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऐसा ही कुछ अपना हिंदुस्तान है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। सरकारें जो अलग अलग लेवल्स में हैं उनको एग्री करना पड़ता है कुछ रूल्स को जो कि पावर शेयरिंग से जुड़े हैं, और इन सबको विश्वास भी करना पड़ता है दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है संविधान के तहत उस पर इनको अबाइड करना पड़ेगा। इसलिए एक आइडियल फेडरल सिस्टम के अंदर दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास है, और हमारे अंदर एग्रीमेंट भी है। एग्रीमेंट ही तो हुआ तभी तो ये सारी छोटी छोटी जो स्टेट्स थी मिलके एक बड़ी इंडिया बनी, है ना। तो ये एग्रीमेंट है एक तरीके का सबका कि हम सब एक साथ रहेंगे और इंडिया बनाएंगे। ये जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये वेरीज करता है। एक फेडरेशन के अंदर कुछ और नियम होंगे तो दूसरी कंट्री के फेडरेशन में कुछ अलग नियम भी हो सकते हैं। और ये जो बैलेंस है ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे उस कंट्री के, जब फेडरेशन वहां पर बना होगा। यहाँ पर दो काइंड्स हैं रूट्स की थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। दो प्रकार से फेडरेशन बनता है कंट्रीज के अंदर। पहला जो रूट है इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म
bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. तो देखो यहाँ पहले किस्म का जो फेडरेशन बनाने का रूट है उसका एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो अलग अलग प्रोविंस हैं इन कंट्रीज में वो एक साथ आ गई और उन्होंने एक नेशन बना दिया, इसलिए तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। यूनाइट हो गई हैं स्टेट्स अमेरिका की, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी होती है। कैसे, आपको पता है अमेरिका में दो तरह की सिटीजनशिप भी है, मतलब एक तो वो नागरिक अमेरिका का है, वो तो है ही। अमेरिका में जो अलग अलग प्रोविंस है, टेक्सास टेक्सास है और भी अलग अलग है, तो वहां का अगर नागरिकता उसके पास अलग होती है, वेर एज इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन दिस फर्स्ट category of federation, all the constituent states usually have equal power and a strong with the federal government। देखो यहाँ पर स्टेट्स के पास काफी ज्यादा पावर रहती है। एंड जो दूसरा प्रकार का सेकंड रूट है वो लार्ज कंट्री में ने अपने आप में अपनाया है। यहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है स्टेट्स और नेशन के बीच में। सेकेंड रूट के एग्जाम्पल हो जाएंगे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, और इस प्रकार की जो फेडरेशंस होती हैं उनको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास काफी पावर होती है। ठीक है, एंड वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, जैसे कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के पास पावर्स हैं काफी सारी। तो कुछ इस प्रकार से, तो पहला जो रूट है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड वाज इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो यहाँ देखिए नेपाली सिटीजन डिस्कस कर रहे हैं, उनकी कंट्री में ऐसा बोला जा रहा था, एक प्रपोजल आया था कि हम भी फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने नए संविधान में। तो यहाँ देखिए लोगों ने क्या क्या बोला। खगराज ने बोला कि मुझे भाई फेडरलिज्म नहीं पसंद है, क्योंकि इससे क्या होगा, रिजर्वेशन हो जाएगा, सीट्स को अलग अलग जातियों को मिल जाएगा, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को मिल जाएगा, जैसे कि इंडिया में है। सरिता बोलती है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, इसलिए हमको फेडरलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। बाबूलाल बोलते हैं कि आई एम होपफुल दैट द तेराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं फेवर में बोल रहे हैं फेडरलिज्म के, कि फेडरलिज्म आ जाएगा तो यहाँ पर 13 रीजन्स की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उनको थोड़ी अपनी और ऑटोनॉमी मिलेगी। राम गणेश क्या बोल रहे हैं कि मुझे भी फेडरलिज्म पसंद है, बिकॉज it will mean that powers that were earlier enjoyed by the king will not be exercised by our elected representative। ये वो इनका मानना है कि जैसे पहले राजा जो होते थे उनके पास अपनी मनमर्जी की जो राजा होती थी, यहाँ पर नेपाल में काफी टाइम तक राजा रहे, तो वैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं रहेगी। If you were participating in this conversation, what would be your response to each of these? अगर इस कन्वर्सेशन में आप भी होते तो आप क्या बोलते? Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is and what makes India a federal country? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो सही तरीके से फेडरलिज्म को नहीं समझ पाया और उसने बोला, और इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? तो इसको भी आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अगर हम पहले इंसान की बात करें, खगराज की, तो इन्होंने बोला था कि मुझे फेडरलिज्म इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा। तो देखो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि गलत बात है ना। अगर डिफरेंट कास्ट ग्रुप को मिल रहा है रिजर्वेशन तो क्या दिक्कत है, बहुत सालों तक उनको कुछ भी राइट्स नहीं मिले हैं और ये उनका अधिकार है कि उनको राइट्स मिले, क्योंकि फेडरलिज्म कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट पे भी काम करता है डिफरेंट सेक्शंस के। ठीक है, अब देखिए सरिता सरिता बोल रही है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी नहीं है इसलिए हमको फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। तो मैं सरिता जी को ये बोलना चाहती हूँ कि सरिता जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री बड़ी है या छोटी है, फर्क पड़ रहा है
देखो, नेपाल में फेडरलिज्म होना चाहिए क्योंकि नेपाल एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, डिफरेंट कल्चर ग्रुप के। तो अगर फेडरलिज्म होगा तो सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसीज बनेंगी और सबका यहाँ पर विकास भी होगा। नेक्स्ट, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलेगी, तो बिल्कुल बाबूलाल जी तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर फेडरलिज्म आता है तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद राम गणेश जी से भी मैं एग्री करती हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है वहां पर बहुत अच्छा रहता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। पहले राजा के हाथ में पूरी पावर रहती थी, यहाँ सभी को पावर मिलेगी। तो ठीक है, राम गणेश जी से भी हम एग्री करते हैं। अब हमसे ये भी पूछा गया था, हमने रिस्पांस तो सबकी बात का कर दिया कि यहाँ पर किसको सही तरीके से फेडरलिज्म का मतलब समझ में नहीं आया है। तो खगराज और सरिता को समझ में नहीं आया कि असल में फेडरलिज्म क्या होता है। तो अगर आप इनको जानते हो तो मेरे इस वीडियो की वीडियो लिंक आप दे देना तो इनको समझ में आ जाएगा कि फेडरलिज्म असल में होता क्या है। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। देखो, इंडिया के यहाँ पर तीन तरह से सरकार चल रही है, मेनली सेंटर है, स्टेट है और लोकल हमारे यहाँ पर लेवल पे भी गवर्नमेंट है, पंचायती वगैरह। तो इनके अपने अपने ज्यूरिडिक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर्स और ड्यूटीज लिखी हुई हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर कोर्ट की भी बात की गई है कि कोर्ट इंटरप्रेट कर देगा। एंड हर स्टेट की अपनी खुद का सोर्स भी दिया गया है, इनकम का, रेवेन्यू के एरियाज बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में अब आ गया होगा। और यही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।